पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कुछ जो संस्थाएं बनी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ राष्ट्रीयता के उदय के लिए या के लिए कौन कौन से कारण बताई रहे हैं। तो अब लेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। इसकी स्थापना में एक इंडियन सिविल सर्विसेज के सेवानिवृत्त रिटायर्ड एक अधिकारी जिनका नाम था ए ओ ह्यूम, जिन्हें कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ह्यूम ने इसकी स्थापना इसलिए की थी कि ये संस्था अंग्रेजी शासन के प्रशंसक और समर्थक के रूप में काम करे, लेकिन इस संस्था ने अपने जनक की इच्छा पूर्ति न करके एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य किया। तो भारत में एक तो ये समय ऐसा था जब राष्ट्रीय चेतना जो थी उत्पन्न हो चुकी थी और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, यातायात के साधनों के विकास, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान, धार्मिक आंदोलन, भारतीयों के आर्थिक शोषण, अंग्रेजों का जातीय भेदभाव, भारतीय समाचार पत्र साहित्य आदि से 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का काफ़ी विकास हो गया। भारतीय लोगों में सरकार के प्रति असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। आपने पढ़ा कि लिटन ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसके अंतर्गत भारतीय जो थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में विशेष तौर पर आगे चलकर ये कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई संस्थाएं बन चुकी थी जिनके बारे में आपने पढ़ा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1875 में इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो बहुत सी जो संस्थाएं थी वो बन चुकी थी। 1883 में इंडियन एसोसिएशन के अंतर्गत क्या हुआ की स्थापना हुई। तो भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अंतर्गत विभिन्न प्रांतीय संस्थाओं ने एक राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए भूमिका जो थी वो तैयार कर दी। दिसंबर 1885 ईस्वी में तभी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में के प्रेरक ए ओ ह्यूम जो थे सिद्ध हुए, जो अवकाश यानी कि रिटायर्ड अंग्रेज एक अफसर थे, सरकारी ऑफिसर थे। उनको कांग्रेस के पिता या जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ह्यूम एक ऐसी संस्था की स्थापना करना चाहते थे जो भारतीयों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक उन्नति कर सके। 1883 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक थे, तरुण थे, नवयुवक थे, उन स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा उन्होंने और उन्हें देश सेवा के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा इस के फलस्वरूप जो है स्वतंत्रता और प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान और स्वार्थ त्याग का सफल पथ प्रदर्शित करो, जिसके परिणाम 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। और इस यूनियन के द्वारा दिसंबर 1885 ईस्वी में पूना में एक जो देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन को बुलाने का निर्णय लिया गया। तो पूना में ये जो इसका अधिवेशन था, ये पहला अधिवेशन रखा गया, लेकिन क्या हुआ, पूना में हैजा फैल गया और ये सम्मेलन था 28 से 31 दिसंबर के बीच में। तो हैजा फैल गया और हैजा फैलने के अंतर्गत स्थान को बदल दिया और बम्बई में रखा गया। और यह इसमें थे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और WC बैनर्जी, पूरा नाम था इनका वोमेश चंद्र बैनर्जी। वोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभा थी उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। अधिवेशन हुआ बम्बई में। तो भिन्न भिन्न प्रांतों के, भिन्न भिन्न धर्मों के, श्रेणियों के, राजनीतिक संघों के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। इसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, KT तेलांग, दीनशा चाचा, महादेव गोविंद रानाडे, रघु राव इत्यादि ने जो है भाग लिया।
दादा भाई नारोजी वयोवृद्ध नेता थे। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। 1885 में इस देशव्यापी संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई और इस तरह से इसका जो है जन्म हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये हुई स्थापना। इस कांग्रेस के कुछ उद्देश्य थे। 1905 ईस्वी तक जो इसके उद्देश्य थे, ये कांग्रेस बन गई तो इसकी स्थापना भी हो गई। बम्बई के अधिवेशन में अध्यक्षता जो थी वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की और इसी के तहत इसके कुछ उद्देश्य थे कांग्रेस के 1905 ईस्वी तक। 1885 में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कलकत्ता के माने हुए बैरिस्टर थे। देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों और नेताओं ने जो है इसमें भाग लिया। दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा के तेलांग इत्यादि ने। तो पहला उद्देश्य कि भारत के विभिन्न भागों में देश हित के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत निष्ठा, आपसी संपर्क और मित्रता को प्रोत्साहन देना। दूसरा, देश के सभी देशभक्त धर्म, जाति और रंग के भेदभाव को भूलकर लॉर्ड रिपन के शासन काल में उत्पन्न हुई राष्ट्रीय जो एकता थी उसको विकसित करके दृढ़ बनाने का प्रयास करना। तीसरा, महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं पर विचार करना और उनके संबंध में शिक्षित वर्ग के विचारों को सुनना और प्रमाणित रूप में इकट्ठा करना। अगले 12 महीनों के लिए नीतियों और निर्णय और कार्यक्रमों को निश्चित करना जिनके अनुसार राजनीतिक कार्य कर जनता के हितों की रक्षा की जाए। तो इस तरह से ये थे इसके उद्देश्य। 1905 ईस्वी तक जो कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष किसी न किसी नगर में होता रहा। प्रारंभ में इसकी नीति बड़ी साधारण थी, बड़ी विनम्र थी। कांग्रेस के शासन में जो संवैधानिक उपाय से ये सुधार लाना चाहती थी, व्यवस्था पूर्वक स्वतंत्रता के आदर्श में विश्वास रखती थी, विनम्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्रतिनिधिमंडल भेजे, अपीलें की गई और प्रतिवर्ष सरकार के पास प्रस्ताव पास करके भेज दिए जाते थे और आशा की जाती थी कि सरकार उन्हें मानेगी और आगामी अधिवेशन में पुराने प्रस्तावों को दोहराया जाता था और एक दो नए प्रस्ताव पास किए जाते थे। प्रार्थना, अपील, प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो शुरू की कांग्रेस की यदि हम बात करें तो इसके नेता क्या थे? उदारवादी थे। ब्रिटिश सरकार का क्या रवैया रहा? आरंभ में कांग्रेस के प्रति जो रवैया था बड़ा ही अनुकूल था, दृष्टिकोण मैत्रीपूर्ण था। सरकारी कर्मचारी भी कांग्रेस की बैठकों में भाग लिया करते थे। उस समय के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों के सम्मान में एक पार्टी भी दी। 1887 में तीसरे अधिवेशन के समय ऐसा किया। 1888 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की निंदा की। सरकार ने कांग्रेस के प्रति कठोर नीति को अपनाया और सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस से अलग रहने का आदेश दिया। जब कांग्रेस के कुछ सदस्यों को विश्वास हो गया कि विनम्र प्रस्तावों और प्रार्थनाओं की नीति से कुछ भी नहीं होने वाला है और फिर कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता आए जो कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे और उनको नरम दल कहा गया। जो उदारवादी थे उनको गरम दल जो उदारवादी थे उनको नरम दल और जो गरम तबीयत के थे उनको गरम दल का नाम दिया गया। कांग्रेस ने भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अधिवेशन 1886 में हुआ तो लॉर्ड डफरिन के ने सदस्यों को पार्टी दी। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता की और इलाहाबाद का अधिवेशन में अनेक कठिनाइयों के होते हुए राजा दरभंगा लक्ष्मेश्वर सिंह की सहायता से ये संपन्न हुआ। तो शुरू के दौर में कांग्रेस का के जो अधिवेशन थे उन अधिवेशनों में कांग्रेस का जो रवैया था वो अंग्रेज़ों के प्रति बिल्कुल ही उदार रहा, ब्रिटिश शासन के प्रति।
तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये उद्देश्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आगे जो उदारवादी नेता हुए, किस तरह से कार्य किया, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।